स्टूडेंट आनिशा वर्षा साल्वे, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स में वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, फर्स्ट में देखा हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, राइट। और उसी के साथ देखा कि जो सर मैंडल थे उन्होंने अपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई और क्यों उन्होंने पी प्लांट चुना, क्यों उन्हें सक्सेस नहीं मिली, कौन से साइंटिस्ट ने उनको सपोर्ट किया, राइट। सेकेंड पार्ट में हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, किस तरीके से उसमें फिनोटिपिक रेशो आता है, जीनोटिपिक रेशो होता है, क्या होता है डोमिनेंस, क्या होता है हमारा रिसेसिव, सारी की सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में देख ली। आज जो हम बात करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या क्या अपवाद हैं, एक्सेप्शन, दैट मीन्स जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटिपिक रेशो देखे, जीनोटिपिक रेशो देखे, मतलब हम बोल रहे हैं कि एक डोमिनेंट है तो रिसेसिव है। फर्स्ट जनरेशन में जो है वो सारे के सारे टॉल प्लांट आ रहे थे, लेकिन 3 जगह ऐसी है जहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर्स थे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों, आइए हम देखते हैं पार्ट 3 के अंदर एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम 3 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से ही पता लगेगा, कोडोमिनेंस, एंड लास्ट वन इज मल्टीपल एलिलिज्म, राइट। इन तीनों के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो बहुत ज़रूरी है, हम वो एलोब्रेट भी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका हम पनेट स्क्वायर भी देखेंगे, फिनोटिपिक रेशो भी देखेंगे, जेनेटिक रेशो भी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकम्प्लीट यानी कि जो अधूरा हो, अपूर्ण हो, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है, राइट, हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कंप्लीटली, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील is not able to express, नहीं कर पा रहा, express completely, right। एक वर्ड छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमिनेंट अलील जो है वो एबल नहीं हो पा रहा, किसमें, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे कंप्लीटली, तो नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि वो खुद को, स्वयं को डोमिनेंट होते हुए भी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यही क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये बात समझ में आ गई डेफिनेशन। अब क्या हुआ, देखो बच्चों, जब हमने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का एलील क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। जब इसमें फर्स्ट जनरेशन देखा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन देखा तो क्या मिला, ऑल टॉल प्लांट मिले, राइट, ऑल टॉल प्लांट मिले। और जब इसकी सेल्फिंग कराई हमने, राइट, जब इसकी सेल्फिंग कराई तो क्या मिला था हमें, 3:1, तो इसका फिनोटिपिक रेशो मिला था, फिनोटिपिक रेशो मिला था, और 1:2:1 इसका जीनोटिपिक रेशो मिला था। ये हमने प्रीवियस देखा था। जब मेंडल सर ने स्नैपड्रैगन या मैं कहूं डॉग फ्लावर या मैं कहूं एंटी एंटीरिनम मेजस, ठीक है, एंटीरिनम मेजस
डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन में देखा फ्लावर कलर को, क्या कैरेक्टर लिया उन्होंने, फ्लावर कलर लिया, इन्होंने रेड कलर को क्रॉस करवाया व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ, राइट। तो इसके पेयर क्या होंगे, इसका पेयर होगा कैपिटल आर, इसका होगा स्मॉल आर। जब फर्स्ट जनरेशन में देखा तो इसका एलील आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, इसका एलील आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर। फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप क्या बोलोगे, जब हमने प्रीवियसली जब टॉल प्लांट में देखा तो हमने कहा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऑल टॉल प्लांट आया, दैट मीन्स जो डोमिनेंट एलील था उसने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया। एम आई राइट? नाउ आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, ऑल फ्लावर, ऑल रेड फ्लावर, ठीक है, ऑल रेड फ्लावर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑल रेड हमें नहीं मिले, हमें क्या मिले, ऑल पिंक फ्लावर मिले, पिंक फ्लावर मिले। ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ बच्चों के दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है कि जब हम ड्राइंग की क्लास लेते थे बच्चों, है ना, जब हम ड्राइंग की क्लास लेते थे तो क्या होता था कि मैम कहती थी कि रेड कलर को यदि बच्चों तुम व्हाइट कलर के साथ मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि रेड कलर ने व्हाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया है और पिंक कलर दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेड कलर है वो कंप्लीटली डोमिनेंसी शो ही नहीं कर रहा है। कैसे पता लगा? अब यहां से हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में जाएंगे। आ जाओ, F2 जनरेशन में गए, हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। तो हमारे पास क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। आ जाओ पनेट स्क्वायर बना ले। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। बच्चों डन। चलो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवा दें। कैपिटल आर को कैपिटल आर से करवाया, कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ करवाया, कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ कराया, स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ करवाया। तो यहां पर ये जो है वो क्या है, कंप्लीट रेड है। तो मैं कह सकती हूं डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस है। यहां पर आप बात करो, ठीक है, यहां पर हमें मिला है पिंक, यहां पर हमें मिला है पिंक कलर। यहां पर आप बात करो तो यहां पर आपको मिला है पिंक, और ये आप बात करोगे तो ये आ जाएगा व्हाइट कलर, ठीक है, ये आ जाएगा व्हाइट कलर। तो दैट मीन्स जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर डोमिनेंस लॉ के हिसाब से देखते हो तो वहां पर आपको मिले थे 3 टॉल प्लांट, है ना, और 1 हमें ड्वार्फ प्लांट मिला था। जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो 3 प्लांट हमें क्या मिले थे, टॉल मिले थे, और 1 ड्वार्फ मिला था। यहां पर आप देखो, इसका फिनोटिपिक रेशो बनाओ, इसका फिनोटिपिक रेशो बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो, एक हमें क्या मिला है, रेड, फिर हमें क्या मिले हैं, 2 पिंक मिले हैं, फिर हमें क्या मिला है, एक हमें व्हाइट मिला है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1:1:1। अरे ये क्या हुआ, ये वाला रेशो तो हमने जीनोटिपिक रेशो देखा था, है ना। तो दैट मीन्स जब हम, ठीक है, दैट मीन्स जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो PR है, जो फिनोटिपिक रेशो है, वो किसके बराबर आता है, इक्वल्स टू जीनोटिपिक रेशो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1:2:1 और 1:2:1। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में, क्लियर दैट? चले अब देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या है।
एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल कहां कहां हमें देखा जाता है? तो फर्स्ट जो है वो तो है स्नैप ड्रैगन प्लांट, राइट? स्नैप ड्रैगन प्लांट। नेक्स्ट हम बोलेंगे फ्लावर कोट इन मिराबिलिस जलापा, राइट? इसके अलावा हम देखेंगे कोट कलर इन वन हॉर्न कैटल। इसके अलावा हम बात करेंगे कोट कलर एंडालूसियन फॉल एंड इम्पॉर्टेंट स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, राइट? इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, एक तो ये आपसे पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक आपसे ये पूछा जाता है, राइट? तो आ जाए अपन नेक्स्ट पे। एक मिनट अपना, ये लो भाई, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों, ठीक है? एंटीरिनम, डन। चलिए अब अपन देखेंगे स्टार्च सिंथेसिस जो है वो पी प्लांट में किस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है वो शो करता है। आज स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। देखो बच्चों, स्टार्च को सिंथेसिस करने के लिए पी प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है? स्टार्च को सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और इसको जो प्यार का नाम है वो कहते हैं SBE, ठीक है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये क्या करता है बच्चों? ये जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, फॉर लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्यूल। क्या होगा यदि SBE प्रॉपर की जगह ऑप्टिमम लिख लेते हैं, क्योंकि एंजाइम के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने बोला था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन और ऑप्टिमम pH बहुत ज़रूरी है, तभी जो है एंजाइम ठीक तरीके से वर्क कर पाता है। तो यदि SB ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में होगा बच्चों, ठीक है, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो क्या बनेंगे? लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे, ठीक है? लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, अरे इस लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे। यदि SB नॉट इन ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन तो क्या बनेंगे? स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है? क्या बनेंगे? यदि SBE ऑप्टिमम रेंज में नहीं है
तो कैसे बनेंगे, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल बनेंगे। तो क्या हुआ, हमने क्रॉस करवाया लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्यूल एंड स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसका क्या बनेगा, कैपिटल बी गैमीट, इसका बनेगा स्मॉल बी। दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो F1 के अंदर फर्स्ट फीलियल में हमारे को क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अकॉर्डिंग टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होना चाहिए कि हमारे पास ऑन लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल आने चाहिए, हाँ या ना, लेकिन ऐसा नहीं आया। क्या आया, एक इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल आए। क्या है, इंटरमीडिएट जो साइज होता है ग्रेन्यूल्स का, दैट मीन्स ये होंगे इतने बड़े, ये होंगे इतने बड़े, मतलब इतने छोटे। ये क्या होगा, ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे, राइट। इनका आया इन दोनों के बीच का साइज। हम कहते हैं ना भैया बड़ा दो ना भैया छोटा दो, मीडियम साइज दो। तो ये एक इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्यूल्स हमें मिले। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो लार्ज साइज के ग्रेन्यूल्स थे उन्होंने अपना डोमिनेंस फीचर जो है, कैरेक्टर जो है, वो कंप्लीटली शो ही नहीं करा, एक्सप्रेस ही नहीं करा। इसीलिए जो F1 जनरेशन में लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिला है। फिर क्या हुआ, इनकी सेल्फिंग कराई। ठीक है, तो F2 में क्या करवाया, F2 में उन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस करवाया, मल्टीप्लाई से क्रॉस करवाया। क्या मिला हमें पेनेट स्क्वायर के अंदर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, राइट। फिनोटिपिक रेशो क्या मिलेगा, एक मिलेगा लार्ज साइज का, दो मिलेंगे इंटरमीडिएट साइज के और एक मिलेगा स्मॉल साइज का। तो फिर से फिनोटिपिक रेशो क्या आया अपने पास, 1:2:1 आया। दैट मीन्स यहां पर भी ये क्या शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, देखो बच्चों, जो स्टार्च ग्रेन्यूल है, यदि ये लार्ज साइज के हैं, ठीक है, यदि ये लार्ज साइज के हैं तो ये क्या होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, यदि स्मॉल साइज के ग्रेन्यूल होंगे, स्मॉल साइज के ग्रेन्यूल होंगे तो ये कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। तो अब सुनो मेरी बात, यदि एसबीई प्रोटीन या एंजाइम प्रॉपर मात्रा में होगा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस सीड के, जो पी सीड है उसके क्या होंगे, राउंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि, वापस सुने, यदि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ऑप्टिमम रेंज में होगा तो जो स्टार्च ग्रेन्यूल है वो कैसे होंगे, लार्ज साइज के होंगे ही होंगे। लेकिन जो पी का सीड बनेगा, जो सीड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, राउंड बनेगा। यानी कि दो फीचर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो गया, दो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, एज वेल एज यदि जो स्मॉल साइज के ग्रेन्यूल हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे, तो इसका जो सीड होगा, वो कैसा होगा, रिंकल होगा। तो दैट मीन्स यहां पर जो एसबीई है यानी कि प्रोटीन है,
प्रोटीन है तो इसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, वन जीन इस प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, ठीक है। तो SBE जो वन जीन है वो दो कैरेक्टर को, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं ये ग्रैन्यूल साइज को, स्टार्च के ग्रैन्यूल साइज को, और साथ ही साथ सीड की शेप को। एक तो स्टार्च ग्रैन्यूल साइज को अफेक्ट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं सीड शेप को। जब क्या होगा, ऐसी कंडीशन इफ वन जीन affects more than one character या टू कैरेक्टर, ठीक है, या मैनी कैरेक्टर लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगी। If one gene affect many character, तो ऐसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी को कहते हैं प्लियोट्रॉफी। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात एकदम क्लियर हो गई क्या? प्लियोट्रॉफी क्या है कि जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉफी। तो यहाँ पर SBE प्रोटीन जो है वो स्टार्च ग्रैन्यूल के साइज को भी अफेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ सीड की शेप को भी अफेक्ट कर रहा है। तो एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया तो मैनी कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉफी कहलाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। क्या हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वापस से एक बार हम नज़र डाल लें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहां पर क्या होगा, कहां गया भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट एलील जो है वो एबल नहीं होगा अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने में। फिर हमने बोला कि प्रीवियस में हमने देखा, ठीक है, ये प्रीवियस है, प्रीवियस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या डोमिनेंसी का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट आने चाहिए और उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 आना चाहिए। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हमने देखा, एग्जाम्पल देखा स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंथीरिनम मेजर्स के अंदर, तो जब रेड कलर और व्हाइट कलर के बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में ऑल रेड प्लांट फ्लावर की जगह क्या आया, ऑल पिंक फ्लावर आए। फिर जब F2 जनरेशन में देखा तो फिनोटाइपिक रेशियो भी यहाँ पर 1:1, 1:2:1 आया, जो कि बिल्कुल अलग था। 3:1 से 1:2:1 हो गया, जो कि किसके बराबर था, जो कि GR के बराबर था। ये बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट में चला गया ये रूल, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहाँ कहाँ देखा जाता है, स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर, फ्लावर कोट जो इन मिराबिलस जलापा, कोट कलर इन वन हॉर्न कैटल में, कोट कलर इन एंडालूशियन फॉल में, स्टार सिंथेसिस एंड पी प्लांट के अंदर। ये बात एकदम क्लियर हो गई, समझ में आ गई। फिर हमने देखा जो हमारी एनसीईआरटी में एंजाइम के बारे में दे रखा है, SBE एक एंजाइम है जो कि स्टार्च ग्रैन्यूल साइज को कंट्रोल करता है, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, SBE जो है यदि ये ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रैन्यूल बनेंगे, और यदि ऑप्टिमम रेंज में नहीं होगा तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रैन्यूल बनेंगे, राइट। तो इसमें हमने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर ऑल लार्ज ग्रैन्यूल आने की जगह क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट साइज आ रहा है, और इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। फिर हमने देखा कि ये एक जीन की जो SBE प्रोटीन, ठीक है, जो SBE एंजाइम उसके क्या कर रहा था, साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ही एंजाइम क्या कर रहा है, उसके सीड के शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा जीन जो कि मैनी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या अफेक्ट करे, ऐसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉफी कहते हैं। यहां तक कि समझ में आ गया। आ जाओ अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस when experiment on peas were repeated using other traits in other plant। अब इसके अलावा हमने प्लांट के अदर ट्रेट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए। हमने मतलब मेंडल सर ने
इट वॉज फाउंड, उन्होंने पाया दैट समटाइम्स द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल, जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होना चाहिए था वो ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज इन बिटवीन द टू, 3:1 होना चाहिए था वो 1:2:1 हो गया और किसके बराबर हो गया, जीनोटिपिक रेशियो के बराबर हो गया। The inheritance of flower color in the dog flower, snapdragon, antirrhinum species is a good example to understand incomplete dominance. यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। In a cross between true breeding red flower, right, and true breeding white flower, जब F1 जनरेशन देखी तो was pink, कैसा कलर आया, पिंक कलर आया। When the F1 was self pollinated, जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग, क्या आया, 1 रेड फ्लावर आया, 2 हमारे पिंक आए और 1 हमारा वाइट आया। लाइक दिस, रेड में वाइट में करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में हमें पिंक मिले, और जब हमने प्यूनेट स्क्वायर देखा, पनेट स्क्वायर देखा, F2 जनरेशन कराई, सेल्फिंग कराई, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आया। Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from 3:1 dominant and recessive ratio. ये हो गया आपका incomplete में। What happened was that R was not completely dominant over R, and this made it possible to distinguish capital R, small r as pink from capital R red, small r white। मतलब जब आप कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करवाते हो तो हमें लगा था कि रेड कलर के ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर पिंक आए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है, यदि रेड फ्लावर आते तो वो हमें पता लगता कि डोमिनेंसी को शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। Every gene contains the information to express a particular trait. हर जीन की टेंडेंसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो करे, एक्सप्रेस करे। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड की बात करें तो हर जीन की 2 कॉपी होती है एज अ पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, जैसे कि हमने बोला आर 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 आर। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज एन हेट्रोजाइगोट, बट हेट्रोजाइगोट में ये क्या रहते हैं, दोनों सेम नहीं रहते, आइडेंटिकल नहीं रहते। One of them may be different due to some changes that has undergone which modifies the information। क्या होगा, वो information को modify कर जाते हैं। That particular allele contains, example, a gene that contains the information of producing an enzyme, that means gene। अभी हमने किसकी बात करी थी, ये बात कर रहा है SBE के बारे में। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बिल्कुल क्लियर कट हो गई है विद देयर एग्जाम्पल। हमने सारा क्रॉस भी करवा लिया, हमने उसके रिजल्ट्स भी देख लिए, हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, जो हमारी एनसीईआरटी में दिए थे वो भी देख लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी को डोमिनेंस शो होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? चलें को डोमिनेंस पे। को डोमिनेंस देखो, को डोमिनेंस भी नाम से समझ में आ रहा है, दैट मीन जैसे अपन क्या पढ़ते हैं, को एजुकेशन, राइट। को एजुकेशन का मतलब क्या है, जहां पर गर्ल्स भी साथ पढ़ रही हैं और बॉयज भी साथ में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स यहां पर भी जो बोथ एलील है, ठीक है, बोथ जो एलील है वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, इक्वली एक्सप्रेस होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे कि हम बोलेंगे 2 कैरेक्टर हम लेंगे और दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। दैट मीन्स बोथ एलील आर इक्वली एक्सप्रेस, राइट। यही क्या कहलाता है, को डोमिनेंस कहलाता है। तो को डोमिनेंस के एग्जाम्पल अपन देखें, राइट, को डोमिनेंस के एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जो कैटल कलर है, ठीक है, कैटल का जो कोट कलर है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हुआ है, एक लिया रेड कलर या आप इसको ब्राउन कलर भी बोल सकते हो, ठीक है, और एक लिया वाइट कलर।
इसका जो एलील होगा वो होगा कैपिटल आर, और इसका होगा डब्ल्यू। इसका एक एलील हम इसका गैमीट जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल आर, इसका बनाएंगे डब्ल्यू, राइट। अब फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में अपने पास आएगा आर डब्ल्यू। तो क्या हुआ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें मिलना चाहिए ऑल ब्राउन टू रेड कलर काऊ मिलने चाहिए, ठीक है। ऑल ब्राउन टू रेड कलर हमें काऊ मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, जो कोट कलर है काऊ का वो मिल रहा है रॉन कलर। क्या मतलब होता है रॉन कलर का? रॉन कलर का मतलब होता है, मान लीजिए ये ठीक है, ये काऊ है, ठीक है, ये काऊ है, तो यहां पर ठीक है व्हाइट कलर तो है ही, और इसमें ब्राउन कलर इस तरीके से, यानी कि दोनों चीजें, दोनों कलर शो हो रहे हैं बच्चों। आप देख पा रहे हो दोनों कलर यहां पर अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। ये बात समझ में आ गई, राइट। अब इसकी सेल्फिंग कराओ। सेल्फिंग कराई, F2 जनरेशन देखा, तो हमारे पास आया आर डब्ल्यू, राइट। तो क्रॉस करवाओ भाई, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू। दैट मीन्स हमें क्या मिला, 1 हमें मिला रेड, 2 हमें मिले रॉन, और 1 हमें मिला वाइट। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ गया बच्चों, 1:2:1। किसके बराबर आ गया, जीनोटिपिक रेशो के। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं, यहां पर ये कोडोमिनेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, राइट। AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, इसके अलावा कोट कलर इन कैटल, राइट। इसमें से जो आपकी एनसीईआरटी दे रखी है बच्चों, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एमएन ग्रुप की हम बात करें, ठीक है, एमएन ग्रुप क्या है कि कुछ ग्रुप जो हैं वो लग जाते हैं, मतलब जो ए रहेगा, बी वाला बी रहेगा, ए बी वाला ए बी रहेगा, ओ वाला ओ ही रहेगा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हम क्या पढ़ते हैं, या तो हम पढ़ते हैं RH फैक्टर के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप, या हम पढ़ते हैं ABO के अकॉर्डिंग। तो ये एमएन जो है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मॉइटी होगी, जो ग्रुप आकर के H एंटीजन पे अटैच होगा। अभी हम जब मल्टीपल एलिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी, राइट। अभी हमें फोकस करना है सिकल सेल एनीमिया पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डिसऑर्डर भी दे रखा है सिकल सेल एनीमिया पे। तो क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत प्यार से। आ जाइए, सिकल सेल एनीमिया है क्या, सिकल सेल एनीमिया है क्या? देखो बच्चों, हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके पास क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है एंड प्लस 2 हमारे पास बीटा चेन होती है,
राइट। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। लेकिन यदि हम बात करें म्यूटेटेड, ठीक है, म्यूटेड हीमोग्लोबिन की, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या होगा, जो बीटा चेन है, बीटा चेन है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी, नॉर्मल बीटा चेन की हम बात करें, नॉर्मल बीटा चेन की बात करें तो ये क्या बनाता है, नॉर्मल HBA, ये बनाता है अपने पास, मान लीजिए लास्ट में हमारे पास बनता है ग्लूटामेट, ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, लास्ट में बनाता है ग्लूटामेट की मॉइटी अटैच हो जाती है। और ये किसको कोड करते हैं, किस प्रोटीन को कोड करते हैं, ये करते हैं GAG को, गैग को, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जो म्यूटेटेड बीटा चेन है, जो म्यूटेटेड बीटा चेन है उसमें ये सब समान रहेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है वो ग्लूटामेट की जगह वेलिन को अटैच कर देगा और क्या कोड करेगा, GUG। ये बात समझ में आ गई क्या? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है वो अफेक्ट होती है, म्यूटेट होती है। क्यों होती है वो म्यूटेटेड? क्योंकि वहां पर ग्लूटामेट की जगह जो गैग प्रोटीन कोड हो रहा था, वहां पर अब वेलिन की जगह GUG बन रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। क्या प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा? इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो RBC है, RBCs है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। कैसे? नॉर्मल RBC की बात करोगे, नॉर्मल RBCs की बात करोगे तो कैसी शेप की होती है बच्चों, ठीक है, बाय कॉनकेव शेप की होती है, राइट। लेकिन जब हम बोलेंगे म्यूटेटेड, ठीक है, जब हम बोलेंगे म्यूटेड RBC की, ठीक है, तो वहां पर ये कैसे हो जाएगी, इस तरीके की शेप बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं सिकल शेप। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा कि बच्चों आपको पता है हीमोग्लोबिन किसका कैरियर होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेकर जाता है, राइट। अब बॉडी में लेकर के जाता है, इसकी शेप है, ये आराम से, जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल वाला है वो आराम से निकल जाता है अपने O2 को अटैच करके। लेकिन जब शेप ऐसी आएगी तो ये प्रॉपर क्या करेगा, O2 को अटैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट O2, ठीक है, और क्या करेगा, उसको फैसिलिटेट ही नहीं कर पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएगा, वो बंदा या पर्सन एनीमिक हो जाएगा और फर्दर उसकी डेथ हो सकती है। इज दैट क्लियर? सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स के आधार पे देखते हैं कि होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया, यहां पर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मल में जो एलील होते हैं वो है HBA। जो अफेक्टेड होंगे उसमें क्या रहेगा, HBA HBS, राइट। इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं, HBA HBS HBA HBS HBA 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 HBS HBA HBS HBS HBS, राइट। अब सुनो मेरी बात, यहां पर जो HBA है वो तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो 1 नॉर्मल, ठीक है, 1 और 2 HBA HBS ये दोनों क्या है बच्चों, ये है कैरियर। तो कितने हो गए, 2 हो गए। फिर यहां पर जो SBS वाला है,
ठीक है। HBS है, ये कैसा है, लीथल। ये कैसा है, लीथल, यानी कि जिसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ बिल्कुल निश्चित है। यदि इसका ये आपके पास पेयर आ जाता है तो इसकी डेथ बिल्कुल ही क्या है, मतलब निश्चित है, होगी। ये सरवाइव नहीं कर पा सकता। क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, एनीमिक हो जाएगा, तो प्रॉपर जी नहीं पाएगा ना, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो रेशो आया है वो क्या आया, 1:2:1। किसका? फिनोटिपिक रेशो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो जो सिकल सेल एनीमिया है बच्चों, वो कहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोडोमिनेंस में, राइट। ये आपको मिलेगा म्यूटेशन में। म्यूटेशन में भी किसमें? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोला मैम? वैसे हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, पॉइंट का मतलब है यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि एक ग्लूटामेट चेंज हुआ वेलिन के अंदर, पूरा म्यूटेशन कॉज कर गया। एक छोटी सी जगह चेंज आया तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं ट्रांसवर्जन, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में। इसके अलावा कोडोमिनेंस म्यूटेशन, क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। क्यों बोला इसको क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर? क्यों बोला? क्योंकि ये ब्लड की क्वालिटी खराब कर रहा है, हाँ है ना। ब्लड की जो ब्लड है उसकी क्वालिटी खराब कर रहा है, तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और हम बोले लीथल डिसऑर्डर। लीथल डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि डेथ निश्चित है, डेथ निश्चित है। फिर हम बात करें प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी में क्यों? क्योंकि ये जो एक जीन है वो बहुत सारे फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो यहां आप क्या पढ़ोगे? ये है सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल। सिकल सेल एनीमिया जहां देखा जाता है, ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीज बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ी है और हम आगे फर्दर भी पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? आ जाओ। तो इनकम हमारा जो कोडोमिनेंस है वो देख लें। वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने दोनों चीजें देख ली। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? साथ के साथ डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स। ठीक है, हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स। इसमें हम एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात है मल्टीपल एलीलिज्म होता क्या है? मोर देन 2 alleles seen in a population, राइट। एक से ज्यादा एलील्स यदि एक पॉपुलेशन में शो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीज्म। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप, राइट। ये कोडोमिनेंस में आता है और मल्टीपल एलीलिज्म में भी आता है। कैसे आता है अभी हम देखेंगे, राइट। अब एक चीज समझ लो, ठीक है, जो आई जीन है बच्चों, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, तो हमने बोला था कि हर एक क्रोमोसोम का अपना एक लोकेशन होता है, लोकस होता है। जैसे कि हमने बोला था आई का कलर जो होता है वो 15 नंबर जीन पर होता है, राइट, क्रोमोसोम पर होता है। और वैसे ही ये जो आई जीन है वो 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? राइट। अब यहां पर मल्टीपल एलील्स में कैसे शो कर रहे हो मैम? राइट, यहां पर A भी हो सकता है, यहां पर B भी हो सकता है, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म है। अब क्या होगा, हम नॉर्मल आई जीन की बात करें, ठीक है, हम नॉर्मल आई जीन की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों हम O को
डोनर बोलते हैं, क्यों हम ए बी को एक्सेप्टर बोलते हैं, उस बात को भी ये रिप्रेजेंट करता है। कब ए ही ब्लड ग्रुप होगा, कब बी ही ब्लड ग्रुप होगा, इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है। आ जाओ, नॉर्मल आई जीन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन ये क्या है, आई जीन है, ठीक है। और ये ही किसको प्रेजेंट करता है, जब आई नॉट हो या आई नॉट हो तो ये रिप्रेजेंट करता है ओ ब्लड ग्रुप को। ओ ब्लड ग्रुप को क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी, हिंदी में लिख रही हूं, कोई भी एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता। और जब एंजाइम नहीं होता है तो कोई भी इसमें ग्रुप नहीं होता है। जब कोई एंजाइम नहीं है तो यहां पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा। कैसे, आ जाओ, हम बात कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप की, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, एच एंटीजन जो है बच्चों, एच एंटीजन सभी में होगा, एच एंटीजन सभी में होगा, लेकिन जो आई जीन है, ठीक है, जो आई जीन है ए ब्लड ग्रुप के लिए, वहां पर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमाइल ट्रांसफरेज, राइट। इस आई जीन पर एक एंजाइम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमील ट्रांसफरेज, राइट। ये क्या करता है, जो एच एंटीजन है, ध्यान से सुनेंगे, ये एंजाइम क्या करता है, जो एच एंटीजन है उस पर एक ग्रुप लगा देता है, ठीक है, ग्रुप लगा दे, ये ग्रुप लगा दिया, इसका नाम है एन एसिटाइल एल्फा एल्फा डी गैलेक्टोसा अमाइल। स्पेलिंग ठीक है कि गैलेक्टोसा नहीं, गैलेक्टोसा अमाइन, ठीक है। क्या करता है, आई जीन पर एक एंजाइम होता है किसमें, ए ब्लड ग्रुप वालों पे, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमील ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, इस एच एंटीजन पे एक ग्रुप लगाता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसा अमाइन, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, जिसकी वजह से ये कहलाता है ए ब्लड ग्रुप। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब बी के लिए सुनो, बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, नॉर्मल आई नॉट जीन, ठीक है, एच एंटीजन प्रेजेंट है, यहां पर आई जीन है, एक एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। ये क्या कराता है, जब बी ब्लड ग्रुप होता है तो इस पे एक ग्रुप अटैच कराता है और इस ग्रुप का राइट, एक ग्रुप अटैच कराता है और इसका नाम होता है गैलेक्टोज, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी ब्लड ग्रुप को। तो अभी क्या समझ में आया, आ जाओ। अभी हमें पता लगा कि आई जीन 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जब नॉर्मल आई जीन की बात करते हैं तो आई नॉट और स्मॉल आई नॉट होता है, जिसमें ओ ब्लड ग्रुप होता है। एच एंटीजन पे कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी ग्रुप नहीं होता, ये नॉर्मल एच एंटीजन होता है। यदि इस एच एंटीजन पे इस एंजाइम के द्वारा ये ग्रुप लगा दिया जाए तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा।
और यदि इस एंजाइम के द्वारा इस ग्रुप को लगा दिया जाए तो वो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या है, H एंटीजन है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये O ब्लड ग्रुप जिसपे कुछ भी नहीं लगा हुआ। यदि A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो यहां पर ये लग जाएगा, और यदि B ब्लड ग्रुप है तो इस पे इस तरह का ग्रुप लग जाएगा। क्या कहना चाह रही हूं, सुनो। मान लीजिए कि कोई A ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मान लीजिए कोई A ब्लड ग्रुप वाला है और उसको खून देना है, उसको ब्लड देना है, तो आप बोलते हो कि कौन कौन दे सकता है? A वाला दे सकता है, ठीक है, A वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, और O वाला भी दे सकता है। O वाला क्यों दे सकता है? O वाला इसलिए दे सकता है क्योंकि यहां पर H एंटीजन है, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो हमारे ब्लड में कौन सा एंजाइम है? ये एंजाइम भी प्रेजेंट है, ये एंजाइम भी प्रेजेंट है। यदि तुम ये O ब्लड वाला दोगे तो वो एंजाइम आएगा, इस पे अटैच होएगा और ये वाला ग्रुप अटैच कर देगा, ये वाला ग्रुप अटैच कर देगा। और जैसे ही ये ग्रुप अटैच होगा, क्या हो जाएगा? A ब्लड ग्रुप वाला इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसी केस में हम B वाले की बात करते हैं। B ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, B ब्लड ग्रुप वाला है, इसको भी ब्लड चाहिए तो B तो दे सकता ही है, O भी इसको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इस पे भी सेम कोई भी एंजाइम नहीं लगा हुआ है, एंजाइम नहीं होता है, H एंटीजन है। B वाले के पास जाएगा, एंजाइम हमारे ब्लड में प्रेजेंट है ऑलरेडी, इस पे वो ग्रुप लगा देगा और गैलेक्टोज बना देगा B ब्लड ग्रुप वाला, तो यानी कि O इसको भी दे सकता है, राइट। अभी हम बात करें AB वाले की, AB वाले की बात करें। AB वाले में क्या होता है, देखो बच्चों, A वाला भी और B वाला भी, दैट मीन्स यहां पर दोनों के दोनों एलील क्या कर रहे हैं? अपनी डोमिनेंसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली। याद करो, जब इक्वली एलील, बोथ एलील शो इक्वली डोमिनेंसी, तो हम उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसीलिए ABO ब्लड ग्रुप किसके अंदर आता है? एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस में भी आता है और मल्टीपल एलीलिज्म में भी आता है। तो यहाँ पर AB वाले को भी ये देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के एंजाइम रिप्रेजेंट है। तो इसी कारण से जो O ब्लड ग्रुप वाला होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई। हमारे पास, ठीक है, दोनों ब्लड जो एंजाइम्स हैं, A का भी B का भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अब मेरा B है तो O वाला देगा, तो मेरे पास एंजाइम प्रेजेंट है, वो आराम से क्या कर देगा? अटैच कर देगा ग्रुप को और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक O क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गई? आ जाओ। अब एक बार आपकी टेबल देख लो, IA, ठीक है, कलर चेंज कर लो एक बार। IA, ठीक है, पेरेंट कौन सा है? IA, दोनों पेरेंट है। क्या आएगा जीनोटाइप? IA, ब्लड ग्रुप A, ठीक है। IA और दूसरा है IB, दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेसिव हैं इक्वली, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। यहाँ पर IA है और I नोट है, यानी कि O वाला, ठीक है। ये इस पे क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ? A डोमिनेंट ओवर I, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A, क्योंकि डोमिनेंसी शो कर रहा है मेंडल के नियम के हिसाब से। IB, IA, तो AB, दोनों को डोमिनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, ये को डोमिनेंसी शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? B को I के साथ कराया तो ब्लड ग्रुप आएगा B, डोमिनेंसी शो कर रहा है। वापस से I के साथ करवाया, B आया। यहाँ पर I और I, तो क्या आ जाएगा? O ब्लड ग्रुप, क्योंकि कोई भी यहाँ पर एंजाइम नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा कि जो अपवाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, है ना, उसमें हमने 3 अपवाद देखे, 3 एक्सेप्शन देखे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, राइट। आशा करती हूँ कि तीनों के तीनों एक्सेप्शन, तीनों के तीनों अपवाद
विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए हैं। क्यों है इसमें डिफरेंस, क्यों हम इसको अपवाद के तौर पे ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई, सबकी डेफिनेशन आ गई, एग्जाम्पल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।